चलो स्टार्ट करें। ठीक है। देखो, अभी हम ने सीखा था ना, जैसे कि जो लास्ट चैप्टर था वो अपना पार्ट था नंबर सिस्टम का। ऐसे ही जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, ये पार्ट है अलजेब्रा का। ठीक है। तो अगर अपने बात करें अलजेब्रा की, अलजेब्रा पे बेस्ड हमारी क्लास 10th में तीन चार चैप्टर थे। एक हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है। एक इससे अगला चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे नेक्स्ट चैप्टर भी, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे नेक्स्ट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हमारे क्लास 10th के सिलेबस में हैं और अलजेब्रा पर डिपेंडेंट है। ठीक है। तो अपने अब पॉलिनोमियल को स्टार्ट करते हैं, सेकेंड चैप्टर। और पॉलिनोमियल के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है? अगर हम बात करें तो एनी एक्सप्रेशन which includes variable constants and operations। अब ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल आ जाए, कांस्टेंट आ जाए और एक्सप्रेशन आ जाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल के लिए अगर मैं लेता हूँ 3x + 7, ओके, दिस, इसके अंदर देखा जाए तो एक वेरिएबल है हमारे पास, ये कांस्टेंट्स है 3 and 7, और ऑपरेशंस है यहाँ पर 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई है और ये प्लस भी है। ये ऑपरेशंस भी हैं हमारे पास। सो दिस एक्सप्रेशन इंक्लूड्स constants, variables and operation, and I think all of you know what are variables, constant and operation। फिर भी जिसको नहीं पता है, variables क्या होंगे? x, y, a, b, c, alphabets which do not have fixed value, we can say। Like variables are, you can say, a variable made of word vary, जो बदलता रहता है, जो फिक्स नहीं होता। ठीक है। सिमिलरली अगर कांस्टेंट्स की बात करें तो कांस्टेंट्स हैव फिक्स्ड वैल्यूज, like 3, 4, 5, 6, 7, and operations are plus, minus, multiply, divide, these are called operations। तो जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। अब यहाँ से हम पॉलिनोमियल पे चलेंगे। ठीक है। पॉलिनोमियल पे चलने से पहले चलो, हाँ, पहले पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ही कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे रिलेटेड है और कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, ये हमें जानना है पहले। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, पॉलिनोमियल्स आर द टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है? दैट इट्स पावर मस्ट बी अ होल नंबर। लाइक एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है हमारे पास, दैट वेरिएबल मस्ट बी अ, द पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अ होल नंबर। इफ द पावर ऑफ वेरिएबल in an expression is a whole number, is a whole number, then it is called polynomial। तब हम इसे क्या बुलाएंगे? पोलिनोमियल बुलाएंगे। ठीक है। जैसा अभी यहाँ पर आपने देखें, इसके ऊपर वाले में यहाँ पर पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 एंड 1 इज अ होल नंबर, है ना? अगर ये होल नंबर है तो हम कह सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है।
तो ऐसे तो मोस्ट ऑफ देखा जाए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, बट कौन से नहीं होते वो जानते हैं अपने। तो पॉलिनोमियल के अंदर भी सिंपल सी बात है कि पॉलिनोमियल के अंदर भी वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है और ऑपरेशन भी है। Polynomials are the algebraic expression but with the power as a whole number। तो पावर होल नंबर कब नहीं होगी, ये देखो, लाइक इफ वी हैव दिस टाइप रूट एक्स प्लस 7, अगर अब यहां देखूं तो व्हाट इज द पावर ऑफ एक्स, रूट का मतलब पावर इज हाफ। तो अब देखा जाए तो पावर क्या है, इट इज नॉट अ होल नंबर, है ना। अगर ये होल नंबर नहीं है इसका मतलब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट नॉट अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर ये मेरे पास ऐसा आ जाता, now in this case if we see the power is 1 but it is in the denominator, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की, और -1 होल नंबर नहीं होता। तो यहां से हमें पता लगा कि इन दो केसेस के अंदर we do not have power as a whole number। तो ये दोनों ही केसेस में ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हुए बट ये पॉलिनोमियल नहीं, दे आर नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहां से हम एक स्टेटमेंट कंक्लूड कर सकते हैं दैट all the polynomials are all the polynomials are algebraic expression but not all the algebraic expressions are polynomial। ठीक है, इसको नोट डाल के लिख लेंगे हम लोग, हमें ध्यान देना चाहिए इसे नोट कर सकते। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई सबको, यानी सबके सब अलजेब्रिक, सब जितने भी पॉलिनोमियल हैं वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो हैं बट सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते। रीजन, बिकॉज इस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स में नहीं आते। ये बात क्लियर होनी चाहिए एकदम, सबको क्लियर है। ओके देन, फटाफट नोट कर लो इस लाइन को, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। अब अपने बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट चीज पे। अच्छा, पॉलिनोमियल को कंटिन्यू करते हैं। व्हाट आर द टाइप ऑफ द पॉलिनोमियल, वो जानने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। टर्म्स क्या होती है, तो टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। किसी भी पॉलिनोमियल के जो प्लस और माइनस हैं वो पॉलिनोमियल को टर्म्स में डिवाइड करते हैं। लाइक इफ आई हैव दिस कि 4x² - 3x + 7 है, हाउ मेनी टर्म्स डज दिस हैव, तो कितनी टर्म्स होंगी, ये देखो प्लस और माइनस कितने हैं यहाँ पे, इधर से इसके एक टर्म है, ये इधर एक टर्म में डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 1 2 3, सो इट हैव 3 टर्म्स। इस तरह हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मैं पूछो इसमें बताओ, चलो 4x² - 3x³ + 4x - 5, तो देखो यहाँ पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो 1 2 3 4, ये पूरा एक इकट्ठा मतलब माना जाएगा कि सेम ही टर्म है। मल्टीप्लाई से नए टर्म्स नहीं बनते। ठीक है, प्लस और माइनस कैन सेपरेट द टर्म्स ओनली। तो ये 1 2 3 4, देयर आर 4 टर्म्स। इन्हीं टर्म्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनोमियल के बेसिस पे पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, next is classification of polynomial। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया गया दो बेसिस पर। पहला है नंबर ऑफ टर्म्स पे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पहला टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आता है मोनोमियल।
Monomials are those polynomials which have only one term. Monomials are the polynomials which have only one term. For example, 3x2. ठीक है, अब इसमें एक ही टर्म है, देखो, है ना, तो एक ही टर्म है तो ये क्या हुआ, मोनोमियल हुआ। ऐसे अगर इफ देयर आर टू टर्म्स तो उसे क्या बोलेंगे हम, बाइनोमियल। बाइनोमियल देखो 3x² + 2 कितने टर्म्स हैं, 1 और 2, बीच में एक ही प्लस है, ये सेपरेट कर देगा टर्म्स को, तो हमारे पास कितने टर्म्स आ जाएंगे, 2 टर्म्स हो गए, तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। तीसरा हमारे पास आता है ट्राइनोमियल, ये 2 टर्म्स पे होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल्स हैव 3 टर्म्स, जैसा ये हुआ 4x³ - 3x + 7। अब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देखो एक माइनस ही रहा और एक प्लस ही रहा, तो 1 2 3, इट हैव 3 टर्म्स, तो ये क्या हुआ, ट्राइनोमियल। और इसके बाद ज्यादा टर्म होंगे तो उसको फिर हम पॉलिनोमियल ही बुलाते हैं, स्पेसिफिकली कोई नेम नहीं देते हैं हम उसे। लाइक देयर आर 4 टर्म्स, जैसे तो नाम होता है इसमें देयर आर मोर देन 4 टर्म्स, तो उसको हम ऐसे खाली पॉलिनोमियल नहीं ऐसे बुला देंगे, लाइक a polynomial with 4 terms, with 4 terms, 5 terms is a polynomial with 5 terms, 6 terms is a polynomial with 6 terms। उनके स्पेसिफिक नेम नहीं है हमारे पास, स्पेसिफिक नेम सिर्फ 3 के ही हैं, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बायनोमियल और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। सेकंड बेसिस होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिग्री, तो डिग्री क्या होती है, degree of the polynomial is the maximum power of the variable, maximum power of the variable in a polynomial is called degree of the polynomial। For example, if I ask you what is the degree of this polynomial, if we have to see the maximum power, सबसे ज्यादा पावर कितनी है, यहाँ पे 3 है, so degree is 3। ऐसी अगर यहाँ पूछा जाए कि यहाँ पर x - x² + 7 में मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 2, तो डिग्री इज 2। तो इसी डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। जैसे तो पहला हमारा टाइप होता है इसमें लीनियर पॉलिनोमियल, when the maximum power is, when the maximum power is 1, maximum power of variable is 1, for example x + 7, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बुलाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, सेकेंड थिंग हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, मैक्सिमम पावर इज 2, x² - 7। If I say this, in this maximum power of the variable is 2, यहाँ देखोगे x² - x + 3, यहाँ भी मैक्सिमम पावर 2, तो इस तरह की पॉलिनोमियल्स को हम क्या बुलाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतनी बात क्लियर हुई, प्रॉब्लम किसी को कोई। थर्ड पार्ट पे चलते हैं अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम पावर इज 3। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं यहाँ पे x² - 3x + x³ + 9, तो यहाँ पर देखा जाए तो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 3, तो इस तरह के पॉलिनोमियल को हम क्या बुलाएंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसके बाद आता है लाइक इफ द डिग्री इज 4, डिग्री मैक्सिमम पावर को डिग्री बुलाते हैं, वैसे आपने अभी पढ़ा था अपने, डिग्री इज 1, इफ डिग्री इज 1 then it is called linear, degree is 2, it is called quadratic, degree is 3, it is called cubic। if degree is 4 that means maximum power of the variable is 4, तो उसे क्वाड्रेटिक बुलाते हैं, बट हम नाम याद करने की जरूरत है नहीं हमें, हम सीधा ही बोल देंगे अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 4, अब पॉलिनोमियल विद डिग्री 5, अगर डिग्री 5 होती है तो स्पेसिफिक नेम हमें सिर्फ लीनियर, क्यूबिक और क्वाड्रेटिक के याद करने की जरूरत है, क्वाड्रेटिक वगैरह तो क्वेश्चन कम ही रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इतना हमें याद रखना है। इसके अलावा एक टाइप हमें और याद रखना है,
which is called constant polynomial when the degree is zero. When the degree is zero, like x to the power zero, यानी ये constant होता है because if the maximum power is zero, the result will be 1. तो यानी अगर यहाँ पे मैं 7x to the power 0 लगा दूंगा, इसका मतलब इससे कम पावर आएगी नहीं और नेगेटिव हो नहीं सकती. तो अगर x to the power 0 is 1, 7 1 जा 7, it is a constant now. That is why इस तरह के polynomials को हम क्या बुलाते हैं? Constant polynomial बुलाते हैं. So anyone have any problem in the types of the polynomial? Yes. देखो फटाफट इसको बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो. चलो आगे चलें. अब नेक्स्ट आती है लाइक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. ठीक है, हमारे पास पॉलिनोमियल को लिखने का एक तरीका है. करते हैं आगे. नेक्स्ट इज, देखो ये है रिप्रेजेंटेशन का तरीका. इस तरह हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ, इसे कहते हैं p ऑफ x. क्या बोलेंगे इसे? p ऑफ x. और p ऑफ x का मतलब होता है अ पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x. अ पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x. इसको बुलाएंगे क्या? हम p ऑफ x. और p ऑफ x से हम किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं. और p ऑफ x हमें क्या, p ऑफ x को रीड कैसे करेंगे? एक पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x. यानी वेरिएबल x है और एक पॉलिनोमियल है हमारे पास जिसके अंदर वेरिएबल इज x. ओके, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल. ठीक है, लाइक मेरे पास अगर कोई पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस x प्लस 7, तो मैं इसको p ऑफ x से रिप्रेजेंट कर सकता हूं दैट आई हैव अ पॉलिनोमियल व्हिच वेरिएबल इज x. अगर मेरे पास कोई y स्क्वायर माइनस y प्लस 8 ऐसा कुछ आ रहा है, तो मैं इसको p ऑफ y से रिप्रेजेंट कर सकता हूं दैट आई हैव अ पॉलिनोमियल विद वेरिएबल y. तो ये तो हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है दैट इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. नेक्स्ट थिंग इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. अब देखो, p of x is a polynomial. p of x is a polynomial, हमें पता है इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, अभी अभी सीखा हमने. p of x is a polynomial. Now that value of x in the polynomial, x की वो वैल्यू जो मैं p of x के अंदर रखूं और वो जीरो हो जाए, that is called जीरो of the polynomial. समझ नहीं आएगा, देखो एग्जांपल से देखते हैं. p of x is a definition, पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी अपनी क्या थी. p of x is a polynomial and that value of x for which p of x is equal to 0 is called zero of the polynomial. Is called zero of the polynomial. अब इसका एग्जांपल से समझते हैं इस डेफिनेशन को. देखो, मैंने लिया x प्लस 7. ठीक है, p of x is equal to x plus 7. ठीक है, पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल x. अब बताओ, खुद सोच के बताओ कि x की जगह पे हम क्या रखें कि ये पूरा का पूरा रिजल्ट जो है p of x का विल बिकम जीरो, कि ये जीरो बन जाए. सोचो क्या रखें? -7. हाँ, अगर मैं यहाँ -7 रख दूं इन द प्लेस ऑफ x, तो -7 प्लस 7 विल बिकम जीरो. ऐसे देखो, अगर मैं p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 लेता हूं, तो बताओ मैं x की जगह क्या रखूं कि ये जीरो हो जाए? 5 रख दो. हाँ, 5 रखा तो 5 माइनस 5 इज जीरो. तो ये जो 7 माइनस 7 मैंने यहाँ रखा, ये जो 5 मैंने यहाँ रखा, इस -7 को इस p ऑफ x का एक जीरो बुलाएंगे और इस 5 को इस p ऑफ x का एक जीरो बुलाएंगे.
So that value of x in the polynomial जिससे p of x जीरो बन जाए उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बात क्लियर हुई? हाँ, तो अब ये तो डायरेक्ट पता लग रहा था। देखो मान लो कि अगर मैं ये दे दूं हमारे को p of x is equal to 3x plus 5, सोचो अब इसको क्या आएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, मिल जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ रख दूं -5/3 तो क्या होगा, 5 से 5 कटा, -5 + 5 इक्वल टू 0। तो -5/3 इज द जीरो ऑफ इट, -5/3 इसका एक जीरो हो गया ना। हाँ, थोड़ा सोचना पड़ा ना। तो देखो अब इस -5/3 इसका जीरो हो गया, थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है, तो क्यों ना हम एक ऐसा मेथड निकाल लें जिससे हमारा जीरो निकल जाए। हाँ, तो कैसे निकालें कि मान लो कि मेरे पास ये पॉलिनोमियल था p of x, मुझे इसका जीरो निकालना, तो सिंपल वे ऑफ फाइंडिंग जीरो इज रिमूव दिस p of x, सिर्फ पॉलिनोमियल उठाओ और इक्वल में जीरो लगा दो, जीरो मिल जाए। कैसे? इक्वल में जीरो लगाया, 3x इज इक्वल टू क्या आया, -5, x की वैल्यू क्या आ गई, -5/3, ये 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया, तो x की वैल्यू क्या आई, -5/3। तो देखो मैंने वहां रखा भी क्या था, -5/3। इसी के लिए भी इससे पहले वाले देख लो, p of x क्या था, x + 7 था, है ना। तो p of x हटाया, x + 7 लिया, इक्वल में जीरो लगाया, x इज इक्वल टू -7। अब ये ट्रिक हर तरह के पॉलिनोमियल पर काम करेगी। जब भी किसी पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना हो, रिमूव द p of x, टेक दैट पॉलिनोमियल, पुट जीरो इन द इक्वल और x की वैल्यू फाइंड कर लो, you will get the zero of that polynomial। ऐसे ही यहाँ x - 5 के इक्वल जीरो रखा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 मिलेगी, तो इसका मतलब 5 is the zero of this polynomial, है ना। ऐसे निकाल के दिखाना। चलो मुझे अब ये करके दिखाओ, p of x, p of y is equal to cy plus d, तो बताओ इसमें क्या आएगा, फटाफट बताओ। सिंपल है, तो क्या हो गया, मेरी सब कुछ ऐसे है, तो c और d तो कांस्टेंट ही है ना, cy plus d इक्वल टू 0, cy इज इक्वल टू -d और y इज इक्वल टू -d/c। तो -d/c इज दैट वैल्यू, जो मैं y की जगह रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा, चेक करो देखो, c -d/c प्लस d, c से c कट गया, -d + d कितना आया, देखो 0 है। So this is called zero of the polynomial। और जीरो की एक स्पेसिफिक बात क्या होती है वो अब हम जानते हैं, इसके बाद इसको हटाते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक, ये लीनियर वाला सब जो पार्ट अभी तक पढ़ा है, सब 9th का ही पार्ट था। ये सब हमने 9th में किया था, वही सब दोबारा कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ये बेसिक्स है। और लीनियर पॉलिनोमियल्स को भी हमने, तो लीनियर पॉलिनोमियल्स के जीरोस भी हमने फाइंड किए थे इसमें, इवन तक कि ये cx + d वाला क्वेश्चन भी वहां था। तो ये सब हमने वहां कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्वाड्रेटिक। ये पूरा 10th का जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक पर बेस्ड है। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास दो जीरोस होते हैं। कैसे? देखो, नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस इन अ पॉलिनोमियल, यानी एक पॉलिनोमियल में कितने जीरोस निकलना पॉसिबल है, दैट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। वो इक्वल होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की, और नंबर ऑफ फैक्टर भी इसके इक्वल होते हैं। किसी पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर हैं वो भी डिग्री पर डिपेंड करता है। लाइक इफ देयर इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, तो उसकी डिग्री क्या होगी, 1, तो उसमें जीरोस भी कितने निकलेंगे, एक ही निकलेंगे, एक ही फैक्टर होगा उसका। ऐसा ही हुआ था अभी, क्योंकि हमने जितने भी निकाले सबके सब लीनियर थे, तो सबके एक एक जीरोस ही निकले थे, ठीक है। अब हम करने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमें निकालने हैं जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जीरोस कितने निकलेंगे, सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2, तो नंबर ऑफ जीरोस आर इक्वल टू 2।
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, और नंबर ऑफ फैक्टर्स भी कितने होंगे, 2। फैक्टराइजेशन तो हमने सीखा था क्वाड्रेटिक का, स्प्लिटिंग मेथड, वही स्प्लिटिंग मेथड हम यहाँ यूज करेंगे बिफोर फाइंडिंग जीरो। सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे और उन फैक्टर्स की हेल्प से हम इनके जीरो निकालेंगे। तो यहाँ से क्लियर होना चाहिए दैट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर अप टू हियर? हाँ, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम्हारा जब क्वेश्चंस करेंगे ना क्वाड्रेटिक के। अभी स्टार्ट करते हैं। चलो, नेक्स्ट इज द फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हम लीनियर की बात करें तो हमने लास्ट ईयर लीनियर्स के ग्राफ बनाए थे। लीनियर्स के जब ग्राफ बनाते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइंस मिलती हैं, ऐसे 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 ऐसे, कैसे भी मिल सकती है लाइन। ओके, तो ये इस तरह की लाइन ग्राफ मिलते हैं, इसीलिए ही इन्हें क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर वर्ड के अंदर ही लाइन आता है, देखो। अब नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें इसको समझना है किस तरह से होते हैं, इनके जीरोस कितने होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनमें रिलेशंस क्या होते हैं, ये सब इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हमारा चैप्टर पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ही बेस्ड है, डिटेल में इसको पढ़ना है। इससे पहले सारा बेसिक्स किया था, ठीक है। अब जो अगर बात करें हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है दैट इज ऑलवेज इन पैराबोलिक शेप। शेप में कैसा होता है, पैराबोलिक। पैराबोला क्या होता है, ये शेप ही पहली बार सुनी है ना। तो पैराबोला जैसे यू की शेप होती है, ऐसा, ये इस तरह का। ये जो शेप है इसको टच करवा देते हैं अपने नीचे की तरफ ऐसे करके थोड़ा सा, ठीक है। ये पैराबोला होता है, ये पैराबोला ऐसे भी होता है, ठीक है। इस तरह की शेप जो होती है दीज आर कॉल्ड पैराबोला। और नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करते हैं किस पे, नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड करते हैं कि ये जो पैराबोलिक शेप है, जो ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, ठीक है। ये पैराबोलिक शेप्स होती है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग कैसे भी हो सकती है। अब अगर अपने बात करें नंबर ऑफ जीरोस की, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि पैराबोला बना के दिखाओ या ग्राफ बना के दिखाओ, वो सब क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें। इसमें क्वेश्चन ऐसा आता है कि लाइक एक शेप दे देगा हमें बना के नियर अबाउट पैराबोलिक, और हमें बोलेगा कि उसमें बताओ कितने जीरोस पॉसिबल निकालने हैं, ठीक है। हाँ, पता है क्वाड्रेटिक के दो ही जीरोस होते हैं, बट अगर क्वाड्रेटिक किसी ऐसा भी हो सकता है ना, लाइक कि क्वाड्रेटिक के दो जीरोस है बट दोनों इक्वल है, तो वो सिंगल ही काउंट होता है, ठीक है। या फिर पैराबोला ऐसा हो जो एक्स से टच ही ना कर रहा, लाइक अब मुझे मान लो ये पैराबोला दे रखा है यहाँ पे ऐसे करके, ये इस तरह का पैराबोला, ये अब यहाँ पे देखो कि ये पैराबोला जो है ये टच कर रहा है एक्स को दो पॉइंट पे। सो ये दोनों पॉइंट ही जीरोस है, ये वही दो वैल्यूज है जो जो इसके जीरोस है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो यही वो जीरोस होते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस डिपेंड्स ऑन द ग्राफ दैट किसी किसी भी इक्वेशन का ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर कोई ग्राफ इस तरह इंटरसेक्ट कर रहा है ओनली वन टाइम, तो उसका एक ही जीरो निकलेगा। अगर कोई ग्राफ तीन बार कट करके जा रहा है लाइक इस तरह से, तो 1 2 3, तो हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल टू फाइंड ऑफ इट, 3 जीरोस। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक है, ठीक है। अब ये पैराबोलिक भी नहीं रहा। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ जीरोस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि किसी ग्राफ के अंदर कितने जीरोस निकलना पॉसिबल है, ठीक है। तो ये तुम्हारा 2.1 है, इस तरह के क्वेश्चन वहां मिल जाएंगे। इसमें तो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, ये तुम्हें कल करके लाने होंगे, बस नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो कुछ ग्राफ बना लो, कल ये करके लाओगे, ठीक है। इसमें से नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करके लाने हैं मुझे, इसका डिग्री बतानी साथ में मुझे इसकी, ठीक है। एक तो बना लो ये वाला, एक बस ये इतना काफी। बाकी थोड़ा बहुत 2.1 में वहां से भी बस ग्राफ देखने और आंसर देने, वो खुद करना, ठीक है। कोई डाउट हो तो कल पूछना उसमें से। अब आते हैं अपनी जीरोस फाइंड करने के तरीके पे कि हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उससे पहले हमें जानना है
जनरल फॉर्म क्या होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, या फिर इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दो, जनरल फॉर्म बोल दो, बहुत आर करेक्ट। लिखते कैसे हैं देखो, पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए नॉट इक्वल्स टू जीरो। ए जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर ए जीरो हो गया, अगर ए जीरो हुआ तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो, तो देखो सिर्फ क्या बचा, बी एक्स प्लस सी। तो क्या अब ये क्वाड्रेटिक रहा? नहीं। देखो मैक्सिमम पावर क्या आ गई इसकी, 1 आ गई, तो ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर मस्ट है कि क्यू जीरो नहीं होना, ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए जीरो हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगा। क्वाड्रेटिक के लिए मस्ट है कि मैक्सिमम पावर क्या हो, 2, और मैक्सिमम पावर 2 होने के लिए कंपलसरी क्या है, ए मस्ट नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए क्या है, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी इज कांस्टेंट। ठीक है, जनरल फॉर्म का मतलब क्या है कि हमें क्वेश्चन इस फॉर्मेट में मिलेगा, कि हमारी बेसिक फॉर्म है कि इस फॉर्म में हमें आंसर देना है, इसी फॉर्म में हमें क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन एक फिक्स फॉर्म कर दी है कि हाँ क्वाड्रेटिक को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाए कि पहले एक्स का स्टेप, एक्स वाला टर्म आए, फिर एक्स वाला टर्म आए, फिर कांस्टेंट टर्म आए। ठीक है, अब अपने बात करते हैं क्वेश्चंस की। लाइक अगर हम एक क्वेश्चन करें इसमें से 2.2 ही निकाल लो। देखो पहला क्वेश्चन है इसका, क्या है क्वेश्चन में, क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स। तो देखो जीरोस, अभी हमने पढ़ा जीरोस क्या होती हैं, जीरोस आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स इन द पी ऑफ एक्स जिसके लिए पी ऑफ एक्स क्या हो जाए, जीरो। और हमने ये भी पढ़ा कि नंबर ऑफ जीरोस आर इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके मुझे जीरोस निकालने हैं। ठीक है, और जीरोस कितने निकलेंगे ये भी देख लो। फिर अभी हमने पढ़ा दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस, नंबर ऑफ लाइक जीरोस आर इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक है तो डिग्री कितनी है, 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2। जनरली हम इनको लेट करके क्या चलते हैं, जनरली हम लेते हैं अल्फा और बीटा, कि जो भी आंसर आएगा उसको हम अल्फा और बीटा से लेट करते हैं। ठीक है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यानी जो भी वैल्यू आएगी उसमें से एक को अल्फा एक को बीटा लेट कर लेंगे। ये तो श्योर है कि दो ही वैल्यूज आएगी, ऐसी दो वैल्यूज पॉसिबल है जिसके लिए ये जीरो होगा, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और नंबर ऑफ जीरोस आर इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमें पता है। तो अल्फा और बीटा का हमें पता है, हमने ले लिया जनरली कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आने वाली वैल्यूज अल्फा और बीटा है, तो इसे एक वेरिएबल लेट कर लिया हमने। ठीक है, तो अगर ये अल्फा बीटा है और ए बी सी क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट्स है, तो इन कोफिशिएंट्स और अल्फा बीटा में रिलेशनशिप्स होते हैं। पहला रिलेशन क्या होता है, दैट अल्फा और बीटा का सम जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए ऑलवेज, ये हमें याद करना है। इसका प्रूफ करेंगे, होता है, लेकिन हम इसको क्वेश्चंस के बाद करेंगे, पहले इनका यूज करना सीखेंगे। एक बार इसको ऐसे ही लर्न करो एक बार। ठीक है, एक बार क्वेश्चन करते हैं फिर इसको समझेंगे अच्छे से बाद में। ठीक है, एक बार सिर्फ इसको याद करो, क्या कि सम ऑफ द जीरोस, अल्फा बीटा क्या थे, जीरो, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस। एबीसी क्या है, a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x, and c is constant। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और दूसरा अल्फा इनटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस का मल्टीप्लाई, अल्फा इनटू जो बीटा होता है दैट इज सी अपॉन ए। ये हमेशा इक्वल होता है हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो इसको हम एज अ वेरिफिकेशन यूज करेंगे हर बार। ठीक है, लाइक आंसर निकाल लिया, अल्फा बीटा आ गए, आने के बाद हम इसको वेरीफाई करेंगे कि इन दोनों का जो सम है
वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आता है या नहीं आता, और इनका जो प्रोडक्ट है वो सी अपॉन ए के इक्वल आता है। ये ट्रूथ है हमारा कि हमेशा ट्रू ही रहेगा कि हाँ कि सम ऑफ द जीरोस इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज सी अपॉन ए। तो ये इसको एज ए वेरिफिकेशन यूज कर लेंगे कि पहले अल्फा बीटा निकाल लिया और उसके बाद हम चेक करेंगे कि सम ऑफ द जीरोस माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी सी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, चलो अब फाइंड करना शुरू करते हैं, काफी देर होगी करते करते कर को। चलो तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, मैं इसको पी ऑफ एक्स के इक्वल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज अ पॉलीनोमियल। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस and verify the relationships, verify the relationships। जो हमने देखी थी ना रिलेशनशिप अभी, कौन कौन सी रिलेशनशिप थी हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, रिलेशनशिप किस किस के बीच में थी, जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में, कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। इनकी बात करेंगे, इनको वेरीफाई करना है। तो पहले हम सभी निकाल लेते हैं। देखो हमारे हमें पता है दैट कि जनरल फॉर्म इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर यहां से कंपेयर करें तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए की वैल्यू क्या आ रही है 1, बी की वैल्यू क्या आ रही है -2 एंड सी इज -8। अब इसके बाद हमें वही काम करना है जो हम 9th में करते थे, हमें इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इन सच अ वे दैट कि मल्टीप्लाई करने पे तो 8 आए, देखो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल, 8 बनता 8, मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 2 आ जाए। तो सोचो दो नंबर ऐसे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आए और सम करने पे 2 आए, 4 एंड 2, हाँ सही है, ठीक है 4 एंड 2। तो हम क्या करेंगे, देखो मुझे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो मैं साइडों वालों को नहीं छेड़ूंगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे कैसे, ये माइनस है ये एक्स है, 4 और 2 लिया तो मुझे पता है माइनस करने पे 2 आता है, तो मैं इसको 2 को लिख दूंगा 4 माइनस, ठीक है ऐसा लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स को अंदर की साइड, तो एक्स स्क्वायर, ये बाहर माइनस था 4 बन जा 4 इंटू एक्स 4x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x, बाहर नेगेटिव होता है तो अंदर साइन चेंज होते हैं, 4 प्लस का था माइनस का हो गया और 2 माइनस का था प्लस का हो गया। अब देखो चार टर्म बन गए मेरे पास, इनमें से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है तो क्या आ रहा x माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आ रहा x माइनस 4, x माइनस 4 x प्लस 2, ठीक है ये p ऑफ x आ गया, p ऑफ x के फैक्टर आ गए मेरे पास, ठीक है। और मुझे निकालने के हैं जीरोस, और जीरोस का हमने सीखा था कि जीरोस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इस p ऑफ x को रिमूव करना पड़ता है, और जो पॉलिनोमियल हमारे पास है, पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने पे वही बनेगा, इन फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पे, तो ये हमारा एक तरह से पॉलिनोमियल ही है। इस पॉलिनोमियल के इक्वल में हमें क्या रखना है, जीरो रखना है, बिकॉज वी वांट टू फाइंड जीरोस, तो इक्वल में क्या रखना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा। अब देखो दो फैक्टर्स हैं या दो नंबर तुम कह सकते हो इनको, जिनको मल्टीप्लाई करने पे जीरो आ रहा है, जो तभी पॉसिबल है या तो दोनों में से कोई एक जीरो हो या दोनों के दोनों जीरो, यानी या तो x माइनस 4 जीरो है या x प्लस 2 जीरो है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, x माइनस 4 के इक्वल जीरो रख देता हूँ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, और यहाँ से जब x प्लस 2 के इक्वल जीरो रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। तो इसमें से मैंने क्या कहा था ना कि किसी भी एक को अल्फा और किसी भी एक को बीटा ले सकते हो, तो मैंने इसको अल्फा ले लिया और उसको बीटा ले लिया, मेरे पास जीरोस आ गए। यू कैन चेक, देखो ये 4 है वो -2 है, मेरा p ऑफ x क्या था, p ऑफ x क्या था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, रख के देखो ये दोनों के दोनों जीरोस हैं, 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, 4 का स्क्वायर इज 16, 4 2 जा 8, 8 और 8 16, 16 माइनस 16 0, क्या आया जीरो आया। ऐसे ही -2 के लिए भी चेक कर सकते हो, अगर -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 -8, -2 का स्क्वायर +4, 2 2 जा 4 -8, 4 + 4 8, 8 -8 0। तो देखो दोनों के दोनों जीरोस है ना, तो हमारे पास जीरोस है, ये जो वैल्यू आएगी ऑटोमेटिकली जीरोस होगी, इनको अगर हम रखेंगे उनके जगह पे x की जगह पे, तो p ऑफ x ऑटोमेटिकली जीरो जैसा भी बन गया ये।
तो मेरे पास जीरोस आ गए, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई, एबीसी मेरे पास ये पड़ा है, मैं ये वैल्यू एक साथ यहाँ रखूंगा और मैं चेक करूंगा कि ये वेरीफाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास 4, बीटा की वैल्यू इज -2, माइनस बी की वैल्यू, बी इज, बताओ कितना आएगा, बी हो रहा -2 और ए कितना आएगा 1, तो प्लस माइनस 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 प्लस 4 - 2 2, देखो 2 = 2 आया, इसका मतलब मेरा ये भी कैलकुलेशन सही है और ये वाला कैलकुलेशन भी एकदम सही है, इक्वल आ रहा है, मतलब वेरीफाइड है। यहाँ करते हैं, x की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8 और इसकी वैल्यू 1, 4 2 8 प्लस माइनस माइनस, देखो -8 = -8, ये भी वेरीफाइड हो गया। तो इस तरह से हमें वेरिफिकेशन भी आना चाहिए और जीरोस निकालने। चलो ऐसे क्वेश्चन एक आधा और करते हैं अपने अभी। इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो, एक ये 4s² - 4s + 1 P of s, a polynomial with variable s, is 4s² - 4s + 1। करें स्प्लिट इसको, देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 4 1 का, और प्लस करने पे भी 4, या माइनस करने पे आ जाए, तो बताओ क्या रखे यहाँ पे, तो 2 and 2 है ना, 2 + 2 is 4 and 2 × 2 is also 4। तो अपने फर्स्ट और थर्ड टर्म को तो नहीं छेड़ना, यहाँ s है, यहाँ माइनस है, इसको लिख दिया 2 + 2, 2 2 4 तो होता ही है, 2 + 2 करने पे 4 आ रहा है। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4s² -2s -2s + 1, तो क्या आ जाएगा, देखो इसमें से, इन दोनों में से अगर कॉमन निकाले तो क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा, 2s, और यहाँ कुछ नहीं रहा तो क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, तो 1 लगा दिया, -2s + 1। अब ये देखो ये लगभग सेम है, बस साइन अपोजिट है इनके। हाँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये माइनस साइन बाहर निकाल देंगे, तो माइनस साइन बाहर निकाला तो 2s 1 माइनस निकाला बाहर 2s - 1। ठीक है, अब इस पूरे में से 2s - 1 बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 2s - 1। तो ये तो मेरा आ गया P of s का फैक्टराइजेशन। और जीरोस निकालने के लिए क्या करेंगे, रिमूव द P of s, टेक दीज फैक्टर्स, पुट दीज फैक्टर्स इन द इक्वल टू 0। ये फैक्टर्स लो और इनके इक्वल में क्या लगा दो, 0 लगा दो। अब यहाँ से s की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दो फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है, तो एक बार इसके इक्वल 0 और एक बार इसके इक्वल 0, तो यहाँ से 2s = 1, s = 1/2, 2s = 1, s = 1/2, ये आया अल्फा और ये आया बीटा, आ गया अल्फा और बीटा। अब अगर मुझे एबीसी निकालने है, क्योंकि मुझे वेरिफिकेशन भी तो करना है, क्या था वेरिफिकेशन बताओ, हाँ क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या थी, अब यहाँ से एबीसी तो निकालने पहले, वो कैसे निकालते हैं, कंपेयर विद जनरल फॉर्म ax² + bx + c। तो देखो x² का कोएफिशिएंट इज a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4, कोएफिशिएंट ऑफ x इज b, b की वैल्यू इज -4 और c की वैल्यू इज 1, तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा हमारे पास है हाफ, बीटा भी कितना है हाफ, माइनस b की वैल्यू कितनी है, b इज -4, a इज +4, हाफ एंड हाफ आधा आधा क्या होता है, एक, 4 1 4, माइनस माइनस प्लस, देखो 1 = 1 आया, एलसीएम लेके भी प्लस कर सकते हो, एलसीएम 2 आएगा, ऊपर 1 + 1 बनेगा, 2/2 इज आल्सो 1, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू c/a, c इज 1, a इज 4, देखो 1 1 1 एंड 2 2 4, देखो ये भी इक्वल आ रहा है, तो ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। हो गया, ये करना है नोट तो कर लो फटाफट इसको फिर अब।
अगला हो जाएगा। अगला कर तुम लोग लोगे बड़ा ध्यान से करना। देखो इसमें ना ये जो है जनरल फॉर्म में नहीं है, ऐसा दिया हुआ है 6x² -3 -7x ऐसा दिया होगा। देखो पहले x का टर्म आना चाहिए, उसके बाद x का टर्म आना चाहिए और फिर कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, इसको अरेंज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख देंगे। अब भाई मल्टीप्लाई करने पे 6 3 जा 18 और सम करने पे 7, तो क्या आएगा 9 एंड 2। आगे कर लोगे सॉल्व इसको, छोड़ दो यहाँ पे। हाँ अगला करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है पूरा, ठीक है। ये दोनों करवा दूंगा 4u² + 8u, लास्ट वाला खुद करना फिर से, ठीक है। आगे वाले दोनों कर लेते हैं। अगला क्या है, p of x इज इक्वल टू p of u इज इक्वल टू क्या है 4u² + 8u। तो देखो इसमें क्या है, अगर मैं इसके जनरल फॉर्म से कंपेयर करूं इसको, क्या होती है ax² + bx + c, है ना। a इज द कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ पर x की जगह पे वेरिएबल u है, तो देखा जाए तो a की वैल्यू आ गई 4 और b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, तो b की वैल्यू आ गई 8। लेकिन c टर्म है ही नहीं हमारे पास, कांस्टेंट टर्म ही नहीं है यहाँ पे। अब क्या करें, तो हम c को ले लेंगे 0, जो टर्म ही नहीं है उसकी जगह ले लिया 0। और जब भी ऐसा क्वेश्चन है सॉल्व करने का तरीका सेम है, देखो डायरेक्टली कॉमन आ रहा है यहाँ से, स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं। पूरे में से 4 एंड u कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या रहा u + 2, ठीक है। और अब मेरे पास फैक्टर्स यहीं से ही बन गए हैं, तो डायरेक्टली p ऑफ u को रिमूव करो और इक्वल में जीरो निकालने के लिए जीरो रख दो इक्वल में। एक बार 4u के इक्वल 0, एक बार u + 2 के इक्वल 0, तो u की वैल्यू आ गई -2 और u की वैल्यू आ गई 0/4, दैट इज 0। तो ये मेरा अल्फा और ये बीटा ए बी सी वो पड़ा है, बस वेरिफिकेशन बाकी है। वेरिफिकेशन बताया था, क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा इज 0, यहाँ देखो 0 है, बीटा इज -2 माइनस बी की तरह 8 था, है ना, और सी की तरह ए कितना था 4 था, प्लस माइनस -2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, इट इज आल्सो -2। और यहाँ पे देखा जाए तो अल्फा कितना 0, बीटा कितना -2, सी कितना 0, ए कितना 4, ये भी 0, ये भी 0, इट इज आल्सो वेरीफाइड, नोट इट डाउन फर्स्ट। वो देना बोतल। जिस दिन आपके बैग में मेरा चार्जर है, कृपया करके दे देते हैं, वो मतलब चार्जर रहेगी। मैं चलाया ले दो चलो अगला देखो, लास्ट वाला खुद करना, बस ये लास्ट ही करवाऊंगा हमने, ठीक है। p of t, a polynomial with variable t is t² -15। और अगर मैं अब इसको कंपेयर करूं एक बार के लिए जनरल फॉर्म से, व्हाट वाज जनरल फॉर्म, ax² + bx + c। तो देखो x का कोएफिशिएंट इज a, वहां कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो a की वैल्यू तो 1 दिख ही रही है क्लियरली। अगर b देखें तो b की वैल्यू कितनी आई, बताओ। यहाँ पे देखो b वाला टर्म ही नहीं है, x का कोएफिशिएंट इज b ना, b वाला टर्म ही नहीं है, तो b क्या हो गया 0, c की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, कांस्टेंट टर्म दैट इज -15, ठीक है। तो इसमें पता क्या करना है, अपने पास देखो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली 0 के इक्वल रख दो बस, p of t टर्म इक्वल टू 0,
स्क्वायर ये -15 जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 15, और स्क्वायर रिमूव करेंगे तो क्या आ जाएगा? चलो देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, पी ऑफ टी क्या था? टी स्क्वायर माइनस, है ना? तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। जनरल फॉर्म क्या थी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना? तो अगर यहां से मैं देखूं तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 1, और वहां कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो वैल्यू ऑफ ए इज 1। अब यहाँ पे एक्स वाला टर्म ही नहीं है, तो बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। जब टर्म नहीं होता तो लास्ट में क्या किया था हमने? लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, जो टर्म नहीं है उसका कोएफिशिएंट क्या ले लेंगे? 0, और कांस्टेंट इज -15। ठीक है, तो अब यहां से देखो कि P ऑफ t इज टी स्क्वायर माइनस 15। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहां से टी स्क्वायर माइनस 15 को 0 के इक्वल रख देंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे, ये 15 इधर आएगा तो इसका हो जाएगा प्लस का, और स्क्वायर रिमूव करेंगे तो आएगा रूट, और रूट के साथ हमेशा क्या होता है? प्लस माइनस। तो एक बार तो t को लिया पॉजिटिव रूट 15 और एक बार लिया नेगेटिव रूट 15। तो ये इसको ले लिया मैंने अल्फा और इसको ले लिया मैंने बीटा, बन गए मेरे दो जीरोस। अब रह गया बस वेरिफिकेशन। एबीसी पढ़ा है, अल्फा बीटा पढ़ा, क्या था? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। ओके, अल्फा इज रूट 15, बीटा इज माइनस रूट 15, इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ बी 0 माइनस का ए इज 1, रूट 15 प्लस माइनस माइनस रूट 15, 0 अपॉन 1 इज 0, 0 ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव, रूट 15 में से रूट 15 गया, 0 इक्वल टू 0, वेरीफाइड। और इधर करेंगे तो अल्फा कितना? रूट 15, बीटा कितना? माइनस रूट 15, सी कितना? 15, ए कितना? 1, सी की वैल्यू -15 है। अब देखो प्लस माइनस माइनस रूट 15 इंटू रूट 15 स्क्वायर ऑफ रूट 15, है ना? और स्क्वायर से रूट कैंसिल तो क्या बना? -15 इक्वल्स टू -15। ये भी देखो वेरीफाइड हो गया। अब लास्ट को ट्राई करना, लास्ट नहीं करवा रहा, दो क्वेश्चन खुद करने हैं तुम्हारा। और अब अपने करते हैं इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म, वहां से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि ये अल्फा प्लस बीटा वाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड वाई अल्फा इंटू बीटा इज सी ओवर ए। ठीक है, करते हैं अब आगे अपने स्टार्टअप। और फिर जो हमारे पास फैक्टराइज्ड फॉर्म बनेगी ना इसकी, वही हमारे सेकंड क्वेश्चन को करने में भी काम आएगी। तो देखो, अच्छा फैक्टर थ्योरम सबको याद है, लास्ट ईयर की थी, क्या थी फैक्टर थ्योरम? नहीं यार, चलो कोई नहीं। देखो फैक्टर थ्योरम थी कि p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है, अगर मैं उसको किसी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर थ्योरम कहती थी कि p ऑफ a इज रिमाइंडर, ये तो याद है। अच्छा, अगर p ऑफ a 0 हो जाए, p ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो जाए, p ऑफ a इज 0 अगर जिससे डिवाइड कर रहे हैं मतलब इसके टेबल में पूरा पूरा जा रहा है, तो x माइनस a इज कॉल्ड फैक्टर। अब इसी थ्योरम का हम यूज करेंगे हमारी फैक्टराइज्ड फॉर्म को बनाने के लिए। कैसे? देखो, लेट p of x is equal to ax square plus bx plus c be a quadratic polynomial, be a quadratic polynomial। ठीक है, ये ले लिया मैंने इसके अंदर कि p of x एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एंड अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोस, अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोस। ये क्या है इसके?
जीरोज हैं। और अभी हमने यहाँ सीखा कि किसी भी, देखो जीरोज हैं तो अल्फा अगर मैं यहाँ रखूंगा, जैसा मैंने रख के दिखाया था पहले क्वेश्चन में, अगर मैं यहाँ अल्फा रख दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, यानी पी ऑफ अल्फा इज जीरो। तो एक्स माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, फैक्टर बाय द फैक्टर थ्योरम। और बीटा रखूंगा तो इसमें पी ऑफ बीटा भी क्या हो गया इसके लिए, जीरो। तो एक्स माइनस बीटा भी क्या हो गया फैक्टर थ्योरम से, क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। देन बाय फैक्टर थ्योरम ये क्लियर है कि अगर अल्फा बीटा जीरोस हैं, देन एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा आर फैक्टर्स। ये दोनों क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स हो जाएंगे, फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और इनके सारे मल्टीपल के लिए भी जीरोस कौन होंगे, अल्फा बीटा होंगे। तो के इनके सभी मल्टीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के की वैल्यू में कुछ भी रख लूं, जीरोस क्या आएंगे, अल्फा और बीटा ही आएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो क्या बनेगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, अल्फा एक्स बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, के एक्स स्क्वायर, यहां से माइनस का एक्स कॉमन निकाला तो अंदर रहा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो मेरे को मिला पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। दिस इज कॉल्ड फैक्टराइज्ड फॉर्म, यू कैन से जीरोस फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी हमें याद रखनी है, ये हमारे सेकंड क्वेश्चन में काम आएगी। अब नोट कर लो फटाफट इसको। ठीक है, और यहां से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं हमारे वो, चलो पहले इसको नोट कर लिया ना, अब अपने इसको दोबारा लिखते हैं बस केस बना के। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या आई, p of x is equal to x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta, और बाहर क्या पड़ा था k, है ना। ये k यहाँ पे एडजस्ट करता है a की वैल्यू को, जैसे वहां a वेरी करता है उसके साथ साथ यहाँ k वेरी करता है उसको सेट करने के लिए, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या थी इसकी, p of x is equal to ax square plus bx plus c, ये जनरल फॉर्म थी। इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना तो हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा जीरोस और कोफिशिएंट का। देखो कैसे, इफ आई पुट k इक्वल्स टू 1 फॉर वंस, एक बार के लिए हमने k इक्वल टू 1 रखा तो p ऑफ x क्या आ गया, ये तो 1 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब मैंने बताया था k यहाँ पे किसकी वैल्यू को एडजस्ट करता है, a की वैल्यू को एडजस्ट करता है। तो अगर यहाँ मैंने एक्स का कोफिशिएंट 1 कर दिया तो मुझे भी वहां कोफिशिएंट 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल को एक बार के लिए a से डिवाइड कर दो ताकि कोफिशिएंट 1 हो जाए। a से किया, a से किया, a से किया, a से ये कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर a एक्स प्लस c ओवर a। अब अगर मैं इनको कंपेयर करूं दोनों को, दोनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दोनों ही सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहां से देखा जाए तो x का कोफिशिएंट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा, और वहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, b ओवर a, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस b ओवर a। ऐसे ही यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, अल्फा इंटू बीटा, और वहां पर कांस्टेंट क्या है, c ओवर a। तो सेकंड हमारे पास यहाँ से आया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। अब इसी फैक्टराइज्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे क्या, आगे वाला क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो फटाफट। अब क्या क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं हमें क्या, कि जो वैल्यूज नीचे दे रखी हैं, दोज आर द वैल्यूज ऑफ द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो दोस्त, क्वेश्चन दो तरीके से आएगा, नीचे दो वैल्यूज दे रखी हैं, वो अल्फा और बीटा की हैं या उनका सम और प्रोडक्ट है, ये हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर हमें बोल रहा है दैट कि जो वैल्यूज दे रखी हैं दोज आर जीरोस, तो हमें सम भी करना पड़ेगा, प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा। बट इस क्वेश्चन में इसने क्या लिखा है, the values which are given below are the sum of zeros and product of zeros।
ये सम और प्रोडक्ट, मतलब अल्फा और बीटा का सम और अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करके दे रखा है, मुझे दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये मुझे दे रखा है, जो पहले वाला है 1/4 कोमा -1 लिखा हुआ है, तो ये जो पहले वाला है दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और दूसरे वाला है वो अल्फा इंटू बीटा है, ये मुझे दे रखा है। मुझे तो बस इक्वेशन निकालनी है इसकी, व्हाट इज द इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन नहीं, पॉलिनोमियल निकालना है इसका, मुझे तो इसका पॉलिनोमियल निकालना है। और पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स, अभी हमने जो फैक्टराइज्ड फॉर्म की वो यूज करेंगे इसको निकालने के लिए, बिकॉज वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में होता है, हमें तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और हमें पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और बाहर क्या था, के था। अब के यहाँ कोएफिशिएंट को एडजस्ट करेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 1/4 एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी, अल्फा इंटू बीटा इज -1। वेरी गुड। अब यहाँ रखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस माइनस। अब मैं क्या करता हूँ, देखो अब के की वैल्यू डिसाइड कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, देखो मुझे ना यहाँ पर जो है ना फ्रैक्शन के अंदर नहीं चाहिए कोएफिशिएंट्स बिल्कुल भी, ठीक है, तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो हम एक के की वैल्यू ऐसा नंबर लेट करेंगे जो इनका डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हो, ताकि ये सारे के सारे कट जाएं, सिर्फ 4 ही बचा, बाकी सारे 1 है। सो पुट k इज इक्वल टू 4, ताकि ये 4 कट जाए, k की वैल्यू 4 पुट करी और 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपना रिजल्ट आ जाएगा लास्ट 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1/4x माइनस 4, तो 4x स्क्वायर 4 से 4 कट गया माइनस x माइनस 4, ये मेरा क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, जिसके जीरोस क्या होंगे, अगर मैं इसको स्प्लिट करके सॉल्व करूंगा ना, तो मुझे सम ऑफ जीरोस तो 1/4 मिलेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 मिलेगा, वो चेक करते रहना अपने यहाँ बैठ के अब। ठीक है, एक और कर लेते हैं इसका। देखो सेकंड वाला क्या है इसका, सेकंड वाला इज √2 कोमा 1/3, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ मेरा √2, और अल्फा इंटू बीटा क्या हुआ 1/3, तो पी ऑफ एक्स लगाया तो क्या आएगा, के तो बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स यहाँ पर है। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे के रखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस, बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2, ठीक है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3, तो यहाँ एलसीएम कितना बनेगा 3 बन रहा है, तो k की वैल्यू हम क्या रख देंगे 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3, पूरे पॉलिनोमियल को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कट गया, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये मेरा क्या आ गया, पॉलिनोमियल आ गया, जिसके सब जीरोस का सम इज √2 और जीरोस का प्रोडक्ट इज 1/3। नोट करो फटाफट इसको, एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर खत्म करते हैं इसको, अपने एनसीईआरटी तक पूरी होगी, बाकी इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत है, वो धीरे धीरे करते रहेंगे अपने। ये वाला देखो थर्ड इसका 0,5, तो अल्फा प्लस बीटा इज 0, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इज √5, तो क्या आएगा P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और बाहर क्या था k था, अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 0, अल्फा इंटू बीटा इज √5, k एक्स स्क्वायर ये 0 हो गया √5, अब कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो k की वैल्यू डायरेक्टली 1 पुट कर देते हैं, पुट k इज इक्वल टू 1, ताकि कोएफिशिएंट हमारा 1 ही रह जाए, तो रिजल्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये मेरा पी ऑफ एक्स आ गया। अब बचे हुए खुद करके लाने हैं, सिर्फ डाउट्स करवाऊंगा, बाकी कुछ नहीं करवा रहा इसमें मैं।